अपनी झोपड़ी को देखकर ये तो तुम समझ ही गए होगे कि ये झोपड़ी एक गरीब की झोपड़ी है। बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए, तब से मैं अकेला ही हूं। जब तुम्हें अपनी झोपड़ी के बाहर अपने माता पिता को याद करते हुए देखा तो मुझे अपने माता पिता याद आ गए। एक समय में मैं भी अपने माता पिता को याद करके बहुत रोता था। अब क्या मैं भी तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी झोपड़ी में 2 ही चारपाई हैं। एक हमेशा खाली पड़ी रहती थी, शायद ये तुम्हारे लिए ही थी। रतन कन्हैया से बात करते करते ही सो गया। अगले दिन रतन कन्हैया से बोला, अब अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो दोस्त, तो क्या अब मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी कर सकता हूँ? रतन, तुम्हारे कपड़े देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम कोई अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुमने आज तक कभी कोई भारी वजन नहीं उठाया। तुम रहने दो। अब नहीं, काम को लेकर मेरे भैया ने मुझे ताना मारा था। मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। रतन की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद रतन रोज कन्हैया के साथ मजदूरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। मगर रतन कभी कभी अचानक उदास हो जाता था। ये तुम अचानक उदास क्यों हो जाते हो? अगर तुम्हें घर की याद आती है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर थोड़ा सा भी करते होते तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आते। एक दिन कन्हैया और रतन गांव की सड़क पर बने हुई छोटी सी दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी। उस लग्जरी कार में बिरजू और आरती निकलकर बाहर आ गए। रतन, हमने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। तुम यहाँ हो? चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा भैया। रतन, जिद मत करो। मैंने तुमसे जो भी कठोर शब्द बोले, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तुम्हारे बगैर घर सुना है। रतन, अपने भैया को नहीं तो कम से कम अपनी भाभी की बात तो मान सकते हो। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। आज मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर मिलोगे। चलो घर चलो, मैं तुम्हारी पसंद के सारे व्यंजन बनाऊंगी और तुम्हारा विवाह झुमरी से करा दूंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर रतन मुस्कुरा दिया और बगैर कन्हैया से मिले कार में बैठकर चला गया। रतन को इस तरह जाता देख कन्हैया को अंदर से बहुत बुरा लगा। कन्हैया मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, वाह रे दोस्त, एक बार मिलकर ही चले जाते। चलो कोई बात नहीं, तुम मिलकर नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। कन्हैया बेचारा उस दिन से अकेला रह गया। कुछ महीनों बाद कन्हैया को रतन की बहुत याद आने लगी। कन्हैया जानता था कि रतन किस गांव में रहता है। कन्हैया रतन के घर पहुंचा। इतने सुंदर घर को बाहर से देखकर ही कन्हैया की आंखें फटी रह गईं। तभी उसकी नजर रतन पर पड़ी। रतन कन्हैया को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। और दोस्त, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर इतना सुंदर होगा। जब तुम्हारा घर बाहर से इतना सुंदर दिखता है तो अंदर से तो और ज्यादा सुंदर होगा। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अमीर निकले। रतन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, अब यहाँ कैसे आना हुआ कन्हैया? सब कुछ यही पूछ लोगे क्या? अपने दोस्त को अंदर नहीं बुलाओगे? अंदर सजावट का काम चल रहा है। वो क्या है कि 2 दिन बाद मेरी मुखिया की बेटी झुमरी से शादी है और तुमने अपनी शादी में गरीब दोस्त को बुलाना भी गवारा नहीं समझा। देखो कन्हैया, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी मदद की और तुमने मुझे खाना खिलाया और मुझे अपनी झोपड़ी में रहने के लिए एक चारपाई दी। तुम्हें उसके लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कन्हैया, तुम जानते नहीं मैंने जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है वो कितनी मुश्किल और मुसीबत से गुजारा है। इतनी सड़ी हुई और बदबूदार जगह पर मेरा दम घुटता था, इसलिए मैं कभी कभी वहां से भागने की सोचता था, मगर तुम्हें लगता था कि मैं उदास हो जाता हूं। रतन, तुम्हारी सोच बहुत छोटी निकली दोस्त। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना था, इसीलिए तुम्हारी मदद की थी। कन्हैया, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फासला है। एक अमीर और एक गरीब दोस्त नहीं हो सकते।
मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ पर कोई और देखे जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए, इसलिए तुम शांति से यहाँ से चले जाओ। रतन की बात सुनकर कन्हैया उदास हो गया और उदासी से मुस्कुराता हुआ बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद कन्हैया अपने गांव के एक रोड पर खड़ा था कि तभी एक कार तेजी से आकर एक पेड़ से टकरा गई। कन्हैया वहां खड़े लोगों से बोला, अरे देखो, वो कार एक पेड़ से टकरा गई। कन्हैया सहित सभी लोग वहां चले गए। कन्हैया कार के अंदर बैठे लोगों को देखकर बोला, अरे ये तो रतन है और लगता है ये इसकी पत्नी है। एक व्यक्ति कन्हैया से बोला, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये कहाँ रहता है। अब ये दोनों तो बुरी तरह से जख्मी है, इन दोनों को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराना होगा। भैया सही कहते हो, एक काम करो, जल्दी से कार से इन दोनों को निकालो। कन्हैया ने उस व्यक्ति की मदद से उन दोनों को अस्पताल में एडमिट कर दिया। उस व्यक्ति ने कन्हैया की मदद से रतन के परिवार वालों को वहां पर बुला लिया। बिरजू दौड़ता हुआ वहां आ गया और डॉक्टर से बोला, अब मेरे भाई की तबीयत कैसी है और उसकी पत्नी झुमरी कैसी है? देखिए, उनकी पत्नी को तो ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन आपके भाई की हालत ठीक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपके भाई का खून बहुत ज्यादा बह गया है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। तो फिर आप मेरी किडनी ले लीजिए। अब आई एम सॉरी, आपकी एज ज्यादा है। डॉक्टर, मेरे भाई के इलाज में जितना भी रुपया खर्च हो जाए उसकी चिंता मत कीजिए, बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। आप जाकर सबसे पहले खून का इंतजाम करिए, क्योंकि आपके भाई का ब्लड का जो ग्रुप है वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। बिरजू पागलों की तरह खून का इंतजाम करने लगा, मगर उसे रतन के ब्लड ग्रुप का कोई ग्रुप नहीं मिला और हर किसी ने अपनी किडनी देने से मना कर दिया। कन्हैया चुपचाप डॉक्टर के पास आकर बोला, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब। तुम कौन हो? रतन का दोस्त हूँ। डॉक्टर ने कन्हैया का ब्लड ग्रुप चेक किया। अरे वाह, तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो रतन के ब्लड ग्रुप से मैच खा गया। अब डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी भी डोनेट करना चाहता हूँ। क्या तुम इस बात को सीरियसली कह रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब, रतन मेरा दोस्त है, उसकी नई नई शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। जब रतन ठीक हो जाए तो मेरा मैसेज रतन तक आप जरूर पहुंचा दीजिएगा। बस मैं इतना ही चाहता हूं। तुम बिल्कुल पागल इंसान हो। अरे बिरजू बहुत पैसे वाला इंसान है, उसे पता लग गया कि तुमने अपनी किडनी उसके भाई को दान दी है तो वो तो तुम्हें पैसों में तोल देगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए,